But the world could not forget or excuse the savage crimes of those who had opened that war, who had deliberately and willfully brought death and suffering to millions, to the innocent civilians of Manila, for example. For these atrocities, Japan's leaders would be held responsible and would stand trial. Yamashita, Jap commander in the Philippines, has already been sentenced to death. सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारी ये सीरीज चल रही है द ब्रांडेड बकेट, इसका आज 5वां एपिसोड है और आज कौन सी कंपनी पे हमें केस स्टडी करनी है, चलो वो देख लेते हैं। और कैसे देखेंगे, हमारे पुराने तरीके की तरह क्या करेंगे, हम एक बकेट होगी, उसमें सारी कंपनीज की चिट्स होंगी, उन चिट्स को हम हिलाएंगे, बेसिकली बकेट को हिलाएंगे ताकि चिट्स अच्छे से शफल हो जाए और फिर एक चिट निकालेंगे और फिर देखते हैं कि भैया कौन सी कंपनी आती है और आज कौन सी कंपनी का हमको मौका मिलेगा केस स्टडी करने की। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम शेकिंग दिस बकेट। अब इसमें से मैं एक पर्ची निकालता हूँ, दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो जो कंपनी हमें आज निकल के आई है दैट इज मैगी। केस स्टडी बहुत यूनिक है और पता है इसकी खासियत ये है कि मैं इसको कुंडली, जैसे हम लोग हमेशा कुंडली एनालिसिस करते हैं, 8 घर और हमारी 4 दिशाएं रहती हैं, मैं उसको उसमें नहीं डिटेक्ट कर पाया क्योंकि ये कहानी चल रही थी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं ये वाली केस स्टडी ना कहानी के तौर पे ही आपके सामने डिलीवर करूं ताकि आप उसको टाइमलाइन के थ्रू समझ पाओ और ज्यादा मजा आएगा यार। कुंडली में ब्रेक करके फालतू में चीजें टूट जाएंगी, स्पेशली इसमें। बाकी तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे करते ही हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले से कि कहानी चालू कब हुई। तो जापान कंट्री जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो गया था, बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो गया था इन टर्म्स ऑफ पीपल एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। तो उस वक्त ये नूडल्स जो थे ना वो जापान में ग्रोथ लेने लगे, वो जापान में पॉपुलैरिटी गेन करने लगे और लोगों ने नूडल्स बना के खाने को अपना एक स्टेपल डाइट मान लिया, मतलब बेसिक फूड उनका फिर वो नूडल्स बन गया। जब ये सारे काम हुए तो एक व्यक्ति थे मोमोफुकू साहब। तो मोमोफुकू साहब ने देखा कि जो ये नूडल है ना, एक तो वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, दूसरा बहुत झंझट है बिकॉज आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखो और फिर एक एक करके वो इंग्रेडिएंट्स को उसमें डालो, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बिकॉज आपको लार्ज स्केल पे खाना बनाना है, बिकॉज इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है क्योंकि सभी लोग जंग की वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, सताए हुए हैं, किसी के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है और जल्दी बनाना है क्योंकि उस भीड़ में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं जो नहीं इतना वेट कर सकते हैं, मेडिकेशंस पे हैं, एंड एवरी दोस फैक्टर्स। तो मोमोफुकू साहब ने क्या किया, कुछ R&D करी और उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स निकाला और इंस्टेंट नूडल की अपनी एक ब्रांड चालू करी, दैट वाज इंस्टेंट रेमेन, जिसको आज टॉप रेमेन आपने देखा होगा, हमारे मार्केट में भी आजकल मिलती है ब्रांड नूडल्स की। तो उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स चालू किए जापान में। ये सारी चीजें और वो एकदम से हिट हो गए हैं क्योंकि लोगों का प्रोसेस और एफिशिएंसी बढ़ गई नूडल्स बनाने की। तो लोगों ने इंडिविजुअली पैक्स ले लेके भी नूडल्स बनाने चालू कर दिया, वरना उससे पहले क्या होता कि सरकार नूडल्स बनाती थी बिकॉज लोगों के पास उतने पैसे या जब कोई देश जंग से आता है तो उसके पास उतने रिसोर्सेज बचते ही नहीं है। तो पहले खाना एक जगह बनता था, मान लो पूरी कम्युनिटी का एक जगह खाना बन गया, वहां पे उन्होंने नूडल्स बना दिए। लेकिन अब जब ये इंस्टेंट नूडल्स आ गए तो फिर उन लोगों ने अपने इंडिविजुअल घरों में नूडल्स बनाने चालू कर दिए। नेस्ले कंपनी ये सारी चीजें चुपके से बैठ के जापान में ऑब्जर्व कर रही थी और उसने डिसाइड किया कि बॉस इंस्टेंट नूडल्स जैसे कि जापान में इतने फेमस हो गए, बाकी देशों में भी हो सकते हैं। तो उसने अपनी R&D करी, अपने नूडल्स बनाए, अपने इंग्रेडिएंट्स बनाए, अपना टेस्ट डेवलप किया और मैगी ब्रांड मार्केट में उतारा। हाँ, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जापान में मैगी नहीं लॉन्च करेंगे बिकॉज जापान में ऑलरेडी ये इंस्टेंट रेमेन वाली जो ब्रांड थी बहुत बड़ी हो गई थी, इससे लड़ना बेवकूफ़ी होती। तो उन्होंने इस इंस्टेंट नूडल्स की जो मैगी जो ब्रांड था उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना या दूसरे देशों में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। एंड वन ऑफ द मेजर कंट्री जिस पर उन्होंने टारगेट किया वाज इंडिया। तो 1983 में मैगी ब्रांड इंडिया में आया और मैगी की शुरुआत करी नेस्ले ने इंडिया में। अब मैगी को आप देखो तो एक ये जनरल प्रोडक्ट है, जेनेरिक प्रोडक्ट है। जनरल प्रोडक्ट क्या है, मतलब कोई भी खा सकता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि बच्चे ही खाएंगे या बड़े ही खाएंगे, जैसे बॉर्नवीटा वाली चीजें हो गई, बच्चे ज्यादा खाते हैं, या कोई ऐसा हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया जो विमेंस के लिए है तो वो पर्टिकुलरली विमेंस के लिए है ना, तो वो मेंस नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, मैगी से कोई भी खा सकता था। अब जब बिजनेस में एक चीज होती है, बिजनेस लेसन ले लो, जब आपके पास सारे लोग होते हैं ना
कि मैं किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं। और जब आप हर किसी को बेचने की कोशिश करते हो तो आप किसी को नहीं बेच पाते हो। तो नेस्ले ने कहा नहीं, खरीद कोई भी सकता है, पर हम अपने जो कैंपेन्स हैं, हम अपनी जो मार्केटिंग है वो कुछ ही लोगों की तरफ डायरेक्टेड करेंगे। और उन्होंने एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग करके एक कॉन्सेप्ट आता है, उसकी मदद ली। आप कहोगे तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं एसटीपी के ऊपर दूसरी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये एसटीपी की मदद से 2 टारगेट कस्टमर्स का सेट ढूंढा। एक तो थी मदर्स, दूसरे थे बच्चे, चिल्ड्रन। मदर्स मतलब मम्मियों के बच्चे, ऑब्वियसली, तो मम्मियों को बेच के क्या करते हो। तो उन्होंने इन दोनों लोगों के साथ शुरुआत करी। तो आज जो हम कहते हैं कि मैगी बच्चों का खाना है, तो मैगी बच्चों का खाना है नहीं, मैगी बच्चे ज्यादा खाएं ऐसा पोजीशन किया गया है। वैसे वो बच्चों का खाना नहीं है, कोई भी खा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मदर्स और चिल्ड्रन ही क्यों उन्होंने चूज किए। तो अगला बिजनेस लेसन है कि पोजीशन योरसेल्फ अगेंस्ट द पेन। जहां पे कस्टमर का पेन पॉइंट हो, जहां पे कस्टमर का प्रॉब्लम जोन हो ना, वहीं पे ही आपका ब्रांड, आपकी कंपनी दिखनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने मदर्स का पेन आइडेंटिफाई किया कि यार बच्चे शाम को जब घर आते हैं, उनको 3-4 बज जाते हैं घर आते आते, 1:30 बजे स्कूल खत्म होता है, फिर बस से आएंगे, ऑटो से आएंगे, वॉट एवर, घर आते आते 3 बज जाएंगे, आके कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, 3 बज गए, 4 बज गए। अब ये जो इवनिंग क्रेविंग होती है ना, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वाली, जो हमारे मन करता है कुछ मसालादार खाया जाए, कुछ चिप्स ले आते हैं, कुछ कुरकुरे खा लेते हैं, कुछ ये खा लेते हैं, कुछ वो खा लेते हैं। ये जो इवनिंग कार्विंग होती है ना, इवनिंग क्रेविंग जिसको बोलते हैं, उस पे इन्होंने टारगेट किया। तो उन्होंने देखा यार मम्मी जो लोग जो है पूरे दिन की काम करी हुई थकी हुई हैं, उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि यार वो दोबारा से किचन में जाके खाना बनाए। तो उनको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दे दो जो कि हैसल फ्री हो, मतलब उनको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़ी और जल्दी से बन जाए, ताकि उन्हें ज़्यादा देर किचन में भी खड़ा ना रहना पड़े, मतलब ज़्यादा टेंशन भी ना लेनी पड़ी कि यार ये सामान इकट्ठा करो, वो सामान इकट्ठा करो, वो भी ना करना पड़े और जल्दी से भी बन जाए। ये तो उन्होंने मम्मीज़ के लिए सोच लिया। अब बच्चों के एंगल से सोचें तो यार बच्चे को भी या पूरे दिन वो दाल चावल रोटी खा ही रहे हैं, इवनिंग काविंग में कुछ स्पाइसी सा, कुछ अलग सा खाने का मन होता है कि हम कुछ मसालेदार खा लें, कुछ अलग से टेस्ट ले लें। तो एक टेस्टियर ऑप्शन और एक एडिक्टिव ऑप्शन, बिकॉज आप मैगी की लेबलिंग देखोगे तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके एक पर्टिकुलर हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, और वो हार्मोन जब ट्रिगर होता है वो रिलीज होता है आपकी बॉडी में, और फिर वो और ज्यादा रिलीज होने की वो जो होती है ना तलब, वो लेके आता है, तो वो एडिक्शन लेके आता है। तो उन्होंने वो टेस्ट को ना ही केवल टेस्टियर, मतलब नूडल्स को ना ही केवल टेस्टियर बनाया, उसको एडिक्टिव टेस्ट बना दी ताकि बच्चे बार बार उसको मांगे। ठीक है, तो यहां से उन्होंने बच्चों का पेन पॉइंट भी कवर किया। तो इस प्रॉब्लम को लेके फिर उन्होंने अपना मैगी ब्रांड जो था, अपने नूडल्स थे, वो मार्केट में उतारा अपने इवनिंग केविंग स्नैक्स के तौर पे। मैगी ने इस तरीके से 1983 से, बाकी ब्रांड्स भी आए, ऐसी बात नहीं है। आप देखो 1983 में 937 करोड़ का नूडल्स का मार्केट था इंडिया में बस। आज के टाइम पे मैं बात करूं तो लगभग 10 से 11 हजार करोड़ का मार्केट है नूडल्स का इंडिया में। इसमें से 60% शेयर आज के टाइम पे मैगी का है। उस टाइम पे 75% शेयर मैगी का हुआ करता था। बहुत सालों तक मैगी वॉज दी ओनली प्रोडक्ट इन द मार्केट। धीरे धीरे दूसरे कॉम्पिटिशन है, ITC, मैरिको, HUL ने अपने अपने प्रोडक्ट्स निकाले, फिर तो पतंजलि ने भी अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, तो कंपटीशन बढ़ गया और उनका मार्केट शेयर जो था वो 75% पे आके रुक गया। तो हर 4 में से 3 पैकेट मैगी के बिकते थे। अगर नूडल्स के 4 पैकेट बिक रहे हैं तो 3 पैकेट उसमें से मैगी के बिकते थे। इतनी बड़ी मोनोपोली थी उनकी मार्केट में। क्योंकि उन्होंने बच्चों को टारगेट किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके स्कूल के इवेंट्स, क्विजेज स्पॉन्सर करने चालू कर दिए, उनको हैम्पर बांटने चालू कर दिए, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। बहुत वाइड स्केल पे सैम्पलिंग करी। वाइड स्केल पे सैम्पलिंग मतलब उनको ऐसे फ्री में खाना दे देते थे कि आप फ्री में खाओ मैगी, हमें टेस्ट बताओ कैसा है कैसा नहीं है, हम उसको फिर उस हिसाब से इंप्रूव करेंगे। आप फ्री में खाओ बताओ। अब क्योंकि इनका टेस्ट एडिक्टिव था तो लोग फ्री में एक बार इनसे खा के चले जाते थे, लेकिन जब दोबारा खाने का मन होगा तो खरीद के खाएंगे। तो दिस वाज द मार्केटिंग गिमिक जो उन्होंने खेला। फिर इन्होंने अपने टीवी कमर्शियल्स निकाले। बच्चों को टारगेट करना था तो इन्होंने कमर्शियल्स कब निकाले, वो जो बच्चों का शो आता था चैनल पोगो वगैरह, हंगामा चैनल, CN, ये वाले जो चैनल होते थे बच्चों के। अब इन पे जो बच्चों के शो आएंगे, पावर रेंजर्स, डोरेमोन, पोकेमोन वगैरह, ये सारे शोज आएंगे। उन शोज के बीच में इन्होंने मैगी के ऐड देने चालू कर दिए ताकि बच्चा जब टीवी देख रहा है तब उसे मैगी की याद आ जाए।
नॉर्मली बच्चे का टीवी देखने का टाइम क्या, होमवर्क वगैरह खत्म करके वही 5-6 बजे होता था, बीच में उनका एड्स आ जाते थे, तो बच्चे को एकदम याद आ जाता कि यार मैगी, अब देख लिया मैगी खाते हुए ऐड में, तो यार मैगी खाने का मन कर रहा है, शाम का टाइम भी हो रहा है मैगी का, तो मम्मी मैगी बना दो, अब घर में मैगी नहीं है, जाके खरीद के ले आओ। दूसरा अच्छा, ये जो थोड़े बड़े बच्चे थे वो खुद मैगी बना के खा लेते थे, तो मम्मी को और टेंशन खत्म, मम्मी लोग और फ्री हो गई, और वो तो वो चाह रही थी क्योंकि थकी हुई थी पूरे दिन के काम करने की। इस वजह से अब आप देखो तो मैगी इतने सालों तक रेलेवेंट कैसे रहा। 1983 से 2015 जब मैगी पे फाइनली एलिगेशन लगे, मैं उस स्टोरी पे आऊंगा, लेकिन तब तक इतने सालों तक, ऑलमोस्ट 50 साल तक मैगी का रेलेवेंट कैसे बना रहा, उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था डिजाइन एंड पैकेजिंग। मैगी ने कभी भी अपने डिजाइन में, अपनी पैकेजिंग में बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए। वो इसलिए ताकि जनरेशंस तक, सालों तक लोगों को ब्रांड रिकॉल बना रहे, लोग ये देखते ही बता दे कि भाई ये मैगी का पैकेट है और ये मैगी का पैकेट नहीं है। दुकानदार अगर और कोई पैकेट बेचना भी चाहे कि नहीं भैया ये देखो नई मैगी आई है, और इनके कंपटीशन को बेचना चाहे, तो वह नहीं बिकेगा, बिकॉज लोगों को पता है, सालों से पता है कि यार सालों से मैगी का पैकेट ऐसे ही दिखता है, तो अब भी ऐसे ही दिखेगा। कलर्स बहुत अच्छे यूज करें, रेड कलर, येलो कलर, बहुत लाउड कलर यूज करें। एंड देन फाइनली मैगी मसाला मैजिक जो लॉन्च किया इन्होंने रिसेंटली, वो तो गेम चेंजर है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं करना। प्लस बहुत बड़ा इनका सक्सेस मैं बताऊं तो इन्होंने 2005 तक ना टॉप ऑफ द पिरामिड और मिडल ऑफ द पिरामिड कैप्चर कर लिया था। अब ये पिरामिड क्या होता है, टॉप ऑफ द पिरामिड, मिडल पिरामिड क्या होता है, तो अगर आप अपनी पूरी सारी जितनी भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको एक पिरामिड में बांटो, मतलब उसको एक पिरामिड में प्लेस करो, तो उस पिरामिड के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और उसके लिए वो पैसे देने के लिए राजी हैं। मतलब तुम 10 रुपए का पैकेट मिलता है, तुम 50 का बेच दो पर मेरे को अच्छा मैगी दे दो। वो वाली ऑडियंस जिसको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो आती है टॉप ऑफ द पिरामिड में। बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं वो लोग जिसको क्वालिटी 19-20 भी चलेगी लेकिन प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। मैगी का पैकेट 10 का आता है तो 10 का ही मिलना चाहिए, 12 का मत करना वरना हो सकता है हम खरीदें हम ना खरीदें। वो वाली ऑडियंस जो प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है वो आती है बॉटम ऑफ द पिरामिड में। और मिडिल ऑफ द पिरामिड में आता है, हाँ चलो क्वालिटी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, बहुत ज्यादा मत करना, इधर उधर हो जाए चलेगा, और प्राइस भी चलो 10 से बढ़ा के तुम 20 कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज्यादा मत करना। तो मॉडरेट वाली ऑडियंस जो है वो मिडिल ऑफ द पिरामिड में आती है। तो टॉप ऑफ द पिरामिड और मिडिल ऑफ द पिरामिड इन्होंने कैप्चर कर लिया था 2005 तक। बॉटम ऑफ द पिरामिड इनसे कैप्चर हो नहीं रहा था क्योंकि वहां बहुत प्राइस सेंसिटिव लोग थे, उन लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वो बड़ा पैकेट मैगी का खरीद पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैगी छोटू निकाला, 5 रुपए का मैगी का पैकेट निकाला। अब जब 5 रुपए का 10 रुपए का मैगी के पैकेट निकलने चालू हो गए तो लोगों की खर्च करने की, और वो मैगी टायर 3 टायर 4 सिटीज विलेजेस के लोगों के लिए भी अफोर्डेबल बन गई। तो वहां से उनका जो रूरल पेनिट्रेशन था ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया और उन्होंने बॉटम ऑफ द पिरामिड को भी कैप्चर कर लिया। प्लस नेस्ले को यह भी पता था कि भले ही मेरा प्रोडक्ट बच्चे खाएं पर खरीदने तो मम्मियां लोग जाएंगी, और हमारे देश की नारियों को आप सब लोग जानते हैं कितना बार्गेनिंग पावर होती है उनकी। 500 की चीज 250 में जाके ले आती है, 250 भी शायद ज्यादा बोल दिए, 100-200 में जाके ले आती है, इतनी हाई बार्गेनिंग पावर। तो जो विमेन सेगमेंट है वो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव होता है क्योंकि उन्हें पूरे घर का बजट बनाना होता है, तो वो कोई भी चीज महंगी नहीं खरीदेंगी। 2-3 रुपए भी प्राइस में ऊपर नीचे पे बहुत ज्यादा आफत आ जाती है, वो सोचती है बराबर वाली दुकान पे सस्ता मिल रहा हो तो मैं उनसे ले लूं। तो उन्हें पता था, तो उनका जो बायर है वो प्राइस सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा हम प्राइस पे नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए आप देखो ओवर द ईयर्स उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइस चेंज नहीं किया इन कंपेयर टू इन्फ्लेशन, इन कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स। उनका पैकेट पहले 7 रुपए का आता था, फिर 10 का हुआ, 12 का आता। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि इतने सालों में, 50 सालों में बहुत ज्यादा चेंज भी तो हुआ है ना। 50 क्यों, मैंने तो 2015 तक की कैलकुलेशन करी है, उसके बाद भी हम 9 साल हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 60 साल में इतनी सारी इन्फ्लेशन भी तो हुआ है, कॉस्ट भी तो बढ़ी है, लेकिन इन्होंने अपने प्राइस उस रेशियो से नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका बायर कैसा है। दूसरी चीज, मैगी की सक्सेस का एक और कारण भी था, वो था उनकी पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी इनको अपना प्रोडक्ट जो 10 रुपए का था वो 10 रुपए पे ही बेचना है क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, 2 चीजें करी। एक, सबसे पहले लेके आए
पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन। क्या किया इन्होंने, अपना पैकेट जो था ना जिसपे आज भी मैगी आती है, वो पहले थोड़ा मोटा आता था, अब उन्होंने उसको पतला कर दिया, तो मटेरियल कम यूज होने लगा, तो ये वहां से पैसे बचा पाए, मार्जिन अपना वहां से निकाल पाए। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट होता है श्रिंकफ्लेशन। इस पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई हुई है पहले कि ये मॉन्स्टर आपकी सारी अर्निंग खा रहा है, ऐसे करके मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई है, मैं उसका वो डाल दूंगा, थंबनेल डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने इसकी बात करी है कि एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, और जो दोनों नहीं होता है वो होता है श्रिंकफ्लेशन। कि पैकेट तो 10 रुपए का पहले मिल रहा था, अब भी 10 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी कम हो गई और ये कंज्यूमर को दिखाई नहीं देता। पार्ले जी का पैकेट 10 रुपए वाला सालों से 10 रुपए में ही मिल रहा है, लेकिन पहले 10 रुपए में 20 बिस्किट आते थे, आज 10 रुपए में 15 ही बिस्किट आते हैं। अब कोई भी कस्टमर एक एक बिस्किट जाके चेक नहीं करता। और दूसरा ये जो 5 बिस्किट का चेंज है, ये एकदम से नहीं आ गया, पहले 20 से 18 हुए होंगे, 18 से 16 हुए होंगे, 16 से 15 हुए होंगे, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया, फाइनली वो वहां से अपना कॉस्ट जो है वो रिकवर कर पाते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इनका जो पैकेट जो पहले ज्यादा 100 ग्राम्स का था, तो उसको 90 ग्राम्स 80 ग्राम्स पे कर दिया, तो वहां से भी ये जो है अपना मार्जिन निकाल पाए। कस्टमर ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यार अब तुम एक एक ग्राम तो तोलने बैठोगे नहीं कि मैगी मेरी कम आई है या ज्यादा आई है, और प्राइस उनको वही मिल रहा था, तो उन्होंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आता है हमारा द एलिगेशन ईयर 2015। जून 2015 में जब मैगी पे एलिगेशन लगे कि इसके जो कुछ कंपोनेंट्स है, लेड वगैरह की मात्रा वो कंज्यूमेबल नहीं है, वो लोगों की हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो लोगों ने इसका परित्याग करना चालू कर दिया। इसे त्यागना, इसे छोड़ना है, इसको इसका सरेंडर करना चालू कर दिया। मैगी ने भी अपने सारे आउटलेट से जितने भी उनके पैकेट्स थे वो वापस मंगा लिए अपने पास, ताकि वो ये इमेज दे पाए कि यार हमें कंज्यूमर का ध्यान है। 6 महीने तक मैगी मार्केट में नहीं थे, 6 से 9 महीने, कहीं कहीं जगह पे 9 महीने, मेट्रो सिटीज में 6 महीने तक मैगी मार्केट में नहीं थी। जो मार्केट शेयर मैगी का 2015 में 75% था, वो एकदम से गिर के 0% हो गया। मैगी ब्रांड लोगों ने कहना चालू कर दिया था कि अब ये ब्रांड वापस आ ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो मैगी के अगेंस्ट चल रहा था। लोग मैगी के पैकेट जला रहे थे, सड़कों पे आके अपना गुस्सा जता रहे थे कि यार हमने इतने सालों से मैगी, तेरे को इतनी जगह दी अपने जीवन में, अब तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि यार हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो लोगों ने वो वाइड स्प्रेड दिखाया, वो रिवोल्यूशन, वो अपना रिबेल दिखाया, जिस वजह से लोगों ने मान लिया था कि यार अब मैगी वापस नहीं आएगी। लेकिन नवंबर 2015 में जब मैगी ने अनाउंस किया कि हम मार्केट में वापस आ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट्स के सारे रेगुलेटरी और टेस्ट पास करके आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव फ्लैश सेल्स निकाली स्नैपडील के साथ कोलैबोरेशन में। उन्होंने बोला कि केवल 5 मिनट के लिए मैगी ऑनलाइन अवेलेबल होगी, जिसको खरीदना है खरीद के रख लो, बाकी मार्केट में जब आएगी तब खरीदना, और कब आएगी वो हमें नहीं पता। तो लोगों में ऑब्वियसली अर्ज हो गई कि यार ऑनलाइन मिल रही है, हमें ऑनलाइन चाहिए, हमें ऑनलाइन चाहिए, अब भी खरीद के रख देते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेगा। 5 मिनट की सेल के अंदर स्नैपडील ने मैगी के 60,000 पैकेट बेच दिए। 5 मिनट के अंदर मैगी वापस मार्केट का किंग बन गई। 5 मिनट के अंदर मैगी का शेयर वापस बढ़ गया, और 2017 में मैगी का मार्केट शेयर वापस से 60% हो गया, जो नवंबर या सितंबर 2015 में 0% था। केवल 2 साल में बैक टू द मोनोपोली, बैक टू द मार्केट लीडर पोजीशन। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 थिंग्स, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रांड कनेक्ट और दूसरा प्रोडक्ट इमोशनल बॉन्ड। ब्रांड का कनेक्ट लोगों के साथ इतना था, इतना इमोशनली प्रोडक्ट जुड़ा हुआ था लोगों की जिंदगी के साथ में। ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया #WeMissYou2 कैंपेन, जहां पे इन्होंने अपने कस्टमर से बोला कि यार हमारे साथ ऐसा किस्सा शेयर करो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्यारा सा, नोकझोंक भरा किस्सा रहा हो, जिसको सुनने में लोगों को मजा आए, और वहां पे मैगी ने आपका कैसे साथ दिया, कोई हंसी का मोमेंट, कोई अच्छा मोमेंट, वो हमें बताओ। लोगों ने वो कैंपेन में हिस्सा लिया, लोगों ने अपनी कहानियां बतानी चालू करी, और जब एक व्यक्ति अपनी कहानी बता रहा था, दूसरे को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था कि यार हमने भी मैगी के साथ ऐसे ऐसे पल बिताए। पहाड़ों पे जाके आप देखो मैगी मिलती है और कोई मिलती नहीं, पहाड़ों पे यादें ये घूमने जाते हो, मेमोरीज होती है वहाँ, क्या मस्त जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद रहता है वो क्या मैगी का टेस्ट याद रहता है ना। तो वो मेमोरीज लोगों ने वापस लानी चालू करी, और इतना कनेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ इमोशनल बॉन्ड था लोगों का कि 2 साल में, जैसे मैंने बताया कि 2015 में ये सब कुछ हुआ, 2017 में ही 0% से मैगी ने वापस 60% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया।
दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द ब्रांड मैगी जिसको नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया, और ये पूरी अल्टीमेट केस स्टडी एग्जॉस्टिव तरीके से मैंने यूट्यूब पर कवर करी। इस केस स्टडी के लिए इतना ही। दूसरी ब्रांडेड बकेट के जो हमारे चैनल उस एपिसोड्स रहेंगे, हम दूसरी कंपनियां डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस